प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम बीए पार्ट थर्ड के इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, जिसका नाम है सार्वजनिक आगम या सार्वजनिक आय, इसका वर्गीकरण एवं स्रोत। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो टॉपिक है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसमें विश्वविद्यालय परीक्षाओं में भी आपके अक्सर इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा आगे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप भाग लेंगे तो उस प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अक्सर सार्वजनिक आय से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इस वजह से आपको इस टॉपिक पर विशेष ध्यान देना है। ये आपके विश्वविद्यालय परीक्षा के लिए भी उपयोगी है और प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी उपयोगी है। तो हम अध्ययन करते हैं आज सार्वजनिक आगम, जिसे हम सार्वजनिक आय भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में इसको पब्लिक रेवेन्यू कहते हैं। मानी जिस प्रकार एक परिवार को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, आय की आवश्यकता होती है, उस प्रकार एक सरकार को देश चलाने के लिए आय की आवश्यकता होती है। उस आय को हम सार्वजनिक आय कहते हैं। मानी सरकार समय समय पर अपने लोगों के कल्याण के लिए कई प्रकार की लोक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाती है। उसके अलावा अपनी अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के लिए भी सरकार कई प्रकार की पॉलिसी बनाती है, कई प्रकार की नीतियां बनाती है, कार्यक्रम चलाती है। तो उसके लिए भी पैसे की आवश्यकता होती है। अर्थात देश के विकास के लिए और लोगों के कल्याण के लिए एक सरकार को पैसे की नितांत आवश्यकता है। माने जिस प्रकार उपभोग का साधन उत्पादन होता है, उसी प्रकार सार्वजनिक व्यय का साधन सार्वजनिक आय होता है। मानी उपभोग के लिए यदि हम किसी वस्तु का उपभोग करेंगे तो उपभोग जब ही कर पाएंगे जब उस वस्तु का उत्पादन होगा। उसी प्रकार सार्वजनिक व्यय भी जब ही हो पाएगा जब सरकार के पास इनकम होगी, सरकार के पास आय होगी। तो आज के युग में, इस वैश्विक युग में, इस आर्थिक युग में, चाहे विकसित देश हो चाहे अविकसित देश हो, सभी देशों में जो सार्वजनिक आय है उसका महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। अब सर्वप्रथम देखेंगे सार्वजनिक आगम का अर्थ। सार्वजनिक आगम शब्द का प्रयोग व्यापक एवं सूक्ष्म दोनों अर्थों में किया जाता है। यदि हम सूक्ष्म रूप में इसका अध्ययन करें तो केवल सरकार की वास्तविक आय को ही इसमें शामिल किया जाता है, अर्थात वे प्राप्तियां जो सरकार को नियमित रूप से प्राप्त होती है, जिसे सरकार को वापस लौटाना नहीं होता। प्रोफेसर डाल्टन के अनुसार सार्वजनिक आय को सूक्ष्म या व्यापक अर्थों में प्रयोग किया जाता है और इसका व्यापक अर्थ में समान प्रकार की आय तथा प्राप्तियों को सम्मिलित किया जाता है, जिसे प्राय आगम के नाम से जाना जाता है। संकुचित अर्थ में केवल प्राप्तियां ही सम्मिलित की जाती है, जिसे सामान्यतः हम आय में सम्मिलित करते हैं। व्यवहार में सार्वजनिक आय के अंतर्गत कर की आय, सरकारी उद्योगों से आय, फीस, जुर्माना, उपहार, सरकारी संपत्ति के विक्रय से आय आदि को शामिल किया जाता है। सरकार को जन ऋण, नोट छापकर तथा दान से भी राशि प्राप्त हो सकती है। मानी सरकार की जो आय होती है, जो सार्वजनिक आय होती है, उसका जो मुख्य जो सोर्स होता है वो क्या क्या होता है। सरकार लोगों पर जो टैक्स लगाती है, सरकार उद्योगों पर जो कर लगाती है, फीस लेती है, किसी प्रकार का जुर्माना लगाती है, और सरकारी जो संपत्ति होती है, जो सार्वजनिक उपक्रम होती है, उसको बेचती है, जिसे हमारे शास्त्र की भाषा में विनिवेश कहते हैं। यदि सरकार सार्वजनिक उपक्रमों को बेचती है, चाहे 100% बेचे चाहे उसकी हिस्सेदारी बेचे, उसको अर्थशास्त्र की भाषा में क्या बोलते हैं, विनिवेश। तो उससे जो आय प्राप्त होती है वो भी सार्वजनिक आय कहलाती है। उसके अलावा सरकार की आय के अन्य स्रोत भी होती है। सरकार ऋण भी लेती है, सरकार नोट भी छापती है और सरकार को दान से भी राशि प्राप्त होती है। तो ये सब सरकारी जो आय है उसके स्रोत है। अब सरकार प्रतिवर्ष हमने देखा कि केंद्र सरकार बजट बनाती है, राज्य सरकार भी बजट बनाती है। राजस्व बजट में हम कई चीज़ें पढ़ते हैं, कई प्रकार के घाटे पढ़ते हैं, जिसमें हमने देखा कि जैसे राजस्व घाटा, पूंजीगत घाटा, इसके अलावा राजकोषीय घाटा, बजटीय घाटा, व्यापार घाटा, और प्राप्तियों में यदि हम देखें राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति आदि, हमें कई प्राप्तियां हम
देखते हैं। मानिए सरकार के कई सोर्स, सॉरी, तो ये सार्वजनिक आय का अर्थ होता है। सार्वजनिक आय के वर्गीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे कि सार्वजनिक आय का वर्गीकरण को क्या होता है। अर्थशास्त्र में विभिन्न स्रोतों से सरकार को प्राप्त होने वाली आय को उसके उद्देश्य एवं प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण की भिन्नता का मुख्य कारण समय समय पर सार्वजनिक आय के स्रोतों से परिवर्तन होना है। एक अर्थशास्त्री आय के किसी मद को एक वर्ग पर रखता है, दूसरा अर्थशास्त्री उसको दूसरे वर्ग में रखता है। मानी जो सार्वजनिक आय का वर्गीकरण है उसके उद्देश्य और प्रकृति के आधार पे उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसका वर्गीकरण किया जाता है और इसमें भी भिन्नता पाई जाती है। मानी इसमें भी भिन्न भिन्न अर्थशास्त्री एक चीज़ को विभिन्न वर्गों में रखते हैं। जैसे हम बात करें प्रोफेसर सेलिगमैन के अनुसार, सेलिगमैन ने जो वर्गीकरण किया उसको 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है आपके जो सेलिगमैन ने जो वर्गीकरण किया है उसको 3 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला है अनिवार्य आय। इसके अंतर्गत उस आय को सम्मिलित किया जाता है जो कर, दंड और अन्य सार्वजनिक संपत्ति से प्राप्त होती है। दूसरा है निःशुल्क आय, मानी इसमें जो बिना किसी मेहनत के अर्थात जो उपहार के रूप में जो आय प्राप्त होती है उसको निःशुल्क आय में शामिल करते हैं। उसके अलावा अनुबंधी आय, इसमें उस आय को सम्मिलित किया जाता है जो सरकार को उद्योगों, भूमि एवं खानों से प्राप्त होती है। तो सेलिगमैन ने आय का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया, अनिवार्य आय, निःशुल्क आय और अनुबंधी आय। इसी प्रकार प्रोफेसर एडम स्मिथ ने आय के वर्गीकरण को 2 भागों में बांटा, जिसमें पहला है राजकीय संपत्ति। इसके अंतर्गत राजकीय संपत्ति में हम शामिल करते हैं भूमि, जंगल आदि से जो आय प्राप्त होती है। नागरिकों से प्राप्त आय, नागरिकों पर जो कर लगाया जाता है, जो फीस से, जो जुर्माने से जो राशि प्राप्त की जाती है उसको हम नागरिक से प्राप्त आय में शामिल करते हैं। इसके बाद में प्रोफेसर डाल्टन का वर्गीकरण। प्रोफेसर डाल्टन ने आय के वर्गीकरण को विभिन्न भागों में बांटा, जिसमें है कर, ऋण, सार्वजनिक संपत्ति से प्राप्त आय, फीस एवं अन्य भुगतान, सार्वजनिक उपक्रम से प्राप्त आय, प्रेस से प्राप्त आय, स्वेच्छता से दिए गए उपहार। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सार्वजनिक जो आय होती है उसका वर्गीकरण उसकी प्रकृति और उद्देश्य के अनुसार विभिन्न प्रकार से किया गया है। और दूसरी बात इसमें जो है महत्वपूर्ण है वो ये है कि भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने एक ही चीज़ को भिन्न भिन्न चीज़ों में उसका क्लासिफिकेशन किया है। आगे हम देखेंगे सार्वजनिक आय के स्रोत, यानी सार्वजनिक आय के स्रोत क्या है। सार्वजनिक आय के स्रोत, सार्वजनिक आय के स्रोत को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। जैसे चित्र में आपको तालिका दे रखी है कि सार्वजनिक आय के जो स्रोत है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है आपके कर आय और दूसरा गैर कर आय। कर आय में हमें जो सरकार के द्वारा जो टैक्स लगाए जाते हैं उनसे जो आय प्राप्त होती है उसको हम कर आय कहते हैं। कर आय को 2 भागों में बांटा गया है, एक आपके प्रत्यक्ष कर है और दूसरा अप्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है, कर का भुगतान भी वही व्यक्ति करता है। जैसे इसमें शामिल करते हैं हमें आय कर, आपके संपत्ति कर, इस निगम कर, उपहार कर, ये सब क्या है आपके प्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर में हम शामिल उन करों को शामिल करते हैं जो कर किसी एक व्यक्ति पर लगाया जाता है और भुगतान कोई दूसरा व्यक्ति उसको करता है, जिसमें हम मुख्य रूप से शामिल करते हैं बिक्री कर, उत्पादन कर, आपके जो अन्य कई प्रकार के जो कर होते हैं उसको हमें आपके तो ये आपके अप्रत्यक्ष कर है। सेकंड आपके है गैर कर आय, मानी जो बिना कर के जो सरकार को आय प्राप्त होती है उसको हम गैर कर आय में शामिल करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से सरकार के द्वारा विभिन्न जो संस्थाएं हैं उन पर जो शुल्क लगाया जाता है उससे जो आय प्राप्त होती है। उसके अलावा मूल्य, उसके अलावा विशेष कर निर्धारण है, सरकार कोई विशेष क्षेत्र पर स्पेशल टैक्स लगाती है उससे जो आय प्राप्त होती है। सरकारी जुर्माने और दंड, सार्वजनिक उपक्रम, जो सार्वजनिक उपक्रम है उनको बेचने से जो आय प्राप्त होती है वो भी गैर कर आय में शामिल होती है। उसके अलावा उपहार एवं अनुदान,
सरकार को कई प्रकार के उपहार और अनुदान मिलते हैं। सरकारी संपत्ति, महसूल, ऋण, नोट निर्गमन, ये सब गैर कर आय में शामिल करते हैं। जैसे इसमें आप देखिए आगे, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। कर आय, जिसमें हमने अब तक पढ़ा कि कर राज्य की आय का मुख्य, जो कर आय होती है वो एक राज्य की आय का मुख्य साधन है जो राज्य को अनिवार्य रूप से भुगतान किया जाता है। कर राज्य को दिया जाने वाला एक अनिवार्य अंशदान है। जैसे 2 नंबर का प्रश्न आ जाए कि कर आय से क्या तात्पर्य है, तो आप क्या लिखेंगे कि कर आय राज्य का एक अनिवार्य भुगतान है जो कर राज्य को दिया जाने वाला एक अनिवार्य अंशदान है जिसके बदले में करदाता को हित लाभ मिले, ये आवश्यक नहीं है। डाल्टन ने इसकी परिभाषा दी कि कर सार्वजनिक सत्ता द्वारा लगाया गया एक अनिवार्य भुगतान है, चाहे उसके बदले में करदाता को उतनी सेवाएं प्रदान की जाए या नहीं। इसे किसी कानूनी सजा के रूप में नहीं लगाया जाता। मानी जो प्रोफेसर डाल्टन ने कर आय के जो परिभाषा दी उसमें उन्होंने बताया कि राज्य की जनता पर, देश की जनता पर जो कर लगाया जाता है वो, उसका जो मुख्य उद्देश्य ये होता है सरकार की आय प्राप्ति। बदले में सरकार जिस व्यक्ति से कर वसूल करता है उसको किसी प्रकार का भुगतान करने का कोई वादा नहीं करता। सेलिगमैन के अनुसार कर जनता द्वारा सरकार को दिया गया अनिवार्य अंशदान है जो सामान्य जनता के हित पर व्यय करने हेतु लगाया जाता है और किसी को विशेष लाभ प्रदान नहीं किया जाता। प्रोफेसर सेलिगमैन ये कहते हैं कि सामान्य जनता के हितों के लिए जो कर लगाया जाता है उसे हम कर आय कहते हैं। ये जनता पर लगाया गया अनिवार्य अंशदान है। टेलर के अनुसार कर सरकार को दिया गया अनिवार्य भुगतान है जो करदाता द्वारा बिना प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त की आशा के दिया जाता है। तो ये कर आय की कुछ विभिन्न परिभाषाएं थी। कई बार 2 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि कर आय से क्या तात्पर्य है, तो आप सिंपल भी लिख सकते हैं कि कर जनता द्वारा सरकार को दिया गया एक अनिवार्य अंशदान है जिसके बदले में सरकार किसी प्रकार के भुगतान की उससे वादा नहीं करता। कल हम अध्ययन करेंगे इसी चैप्टर में आगे कर की मुख्य विशेषताएं, जो अक्सर इस पर 4 नंबर का प्रश्न आ जाता है या 2 नंबर का भी प्रश्न आ जाता है कि कर की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। यदि 4 नंबर का प्रश्न आ जाए कि कर की मुख्य विशेषताओं को लिखिए, तो इस पर लगभग हर वर्ष इस चैप्टर में से विश्वविद्यालय परीक्षाओं में प्रश्न आता है। तो आपको इस चैप्टर पर विशेष ध्यान देना है।